हमारा टॉपिक 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हमने बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया है और आप शुरुआत से ही उसको पढ़ रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन भी पढ़ाया, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी, लिगेंड्स क्या होते हैं ये बताया आपको, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बताया। इसके बाद इसमें थ्योरी आती है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पढ़नी है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो क्या कहती, किसने दी थी? ये थ्योरी पॉलिंग ने दी थी। पॉलिंग जो आपने 11th क्लास में अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है तो उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड में भी दी थी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी एक्सप्लेन करने में दी थी। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, कोई नया बॉन्ड नहीं होता है। उसी को एक्सप्लेन किया था किसने? पॉलिंग ने। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, क्या एक्सप्लेनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म में, वो मैं आपको समझाता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते जाइएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेटल की ये जरूरत है, मेटल को ये चाहिए कि वो उतनी वेकेंट ऑर्बिटल रखे जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के थ्रू उसके साथ आ रहे हैं। मतलब डोनर साइट कितनी प्रोवाइड हो रही है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, उतनी मेटल को, यानी मेटल मेक्स अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स टू टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। यानी लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल आयन को अपने अंदर वैकेंट ऑर्बिटल देनी पड़ेंगी, खाली करनी पड़ेगी। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल खाली कैसे करता है? अब यहां दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आप पॉइंट्स में से पॉइंट ढूंढने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट है कि मेटल मेक्स अवेलेबल the vacant orbitals to gain the electron from the ligands, to gain the pair of electrons from the ligands। यानी कि अब ये खाली कैसे करें? तो खाली करने में हाइब्रिडाइजेशन का टर्म इन्वॉल्व होगा। नहीं, मेटल आयन प्रोवाइड द वेकेंट ऑर्बिटल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मतलब ऑर्बिटल को अवेलेबल करवाएगा। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 से चलेंगे हम, sp3 होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, इसमें dsp2 भी होगा, इसके अंदर d2sp3 होगा, इसके अंदर अब आपका बचा है sp3d हो गया, और इसके अंदर और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d का, इनका उल्टा भी चलेंगे आप, dsp3 भी हो जाएगा। यहां पर d2sp3 की जगह sp3d2 भी होगा। ये लेकिन अब ये क्वेश्चन मन में आया कि ये दो कंडीशंस अप्लाई कब हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर इनर ऑर्बिटल, अगर मेटल आयन की इनर डी ऑर्बिटल यूज हो जाती है तो वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर मेटल की आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो जाती है तो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि कहने का मीनिंग मेरा यह है कि जब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, अगर dsp2 है यहां कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। यहां कैसा होगा? ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होगा, बाइपिरामिडल। और यहां कैसा होगा? यहां होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर यहां पर देखें तो ऑक्टाहेड्रल होगा। यानी कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता लग जाएगी। ये इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इनका क्या कहता है कि मेटल व्हेन लिगेंड प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में लिगेंड LM बॉन्ड बन जाएगा, लिगेंड मेटल बॉन्डिंग बन जाती है।
यानी कि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यानी ये डोनेट कर रहा है, तो इससे इसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ही भरे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होंगे, फिर बाद में पेयरिंग की जाएगी। ये है हुंस का रूल। शेप मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही डिसाइड करेंगे। ये भी इन्हीं का कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का। मेटल आयन, जो मेटल एटम और आयन है, वो अपने अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। कौन सा प्रोसेस होगा? हाइब्रिडाइजेशन। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसके थ्रू एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो पॉइंट है इसका नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, वो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और अनपेयरिंग के टाइम में जब हम हुंस रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो पहले कैसे भरेंगे? अनपेयर्ड, फिर पेयर्ड करेंगे। अगर उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो वो डायामैग्नेटिक कहलाता है। कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कौन डिसाइड करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड है तो पैरा। अगर जिस बच्चे को भी ये नहीं पता है कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना चाहते हैं। अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो रिपेल कर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, तो डायमैग्नेटिक हो गए। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर रिपेल हो जाएं, और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर अट्रैक्ट होने लगे। तो किसी के पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। अगर अनपेयर्ड है तो पैरा, और पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो कहलाएगा। यहां पर अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको मैं पहले बता दूं, मैं जरूर बताऊंगा आपको इस टॉपिक में कि कौन लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, कौन से लिगेंड वीक होते हैं। तो उससे पहले आप कुछ टर्म याद कर लें। जैसे मैं आपको बता दूं कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रांग लिगेंड है, CN एक स्ट्रांग लिगेंड है। इनको आप ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रांग लिगेंड जब अटैक करेगा, मेटल आयन की वैकेंट ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है। और जो वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करा पाता। इस बात को, यानी लिगेंड स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड होते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी आप इतना जान लीजिए कि CO एंड CN आर द स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग आर वीक। याद रखिएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, ये भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा। तो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले हम NiCO का होल 4 का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मीनिंग क्या है मेरा? कहने का मीनिंग ये है कि सबसे पहले हम ये लिखें, यानी निकिल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखें तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 आएगा। इसमें चेक कर लीजिए, मैंने आपको IUPAC जब लिखाई थी तो ऑक्सीडेशन बताया था, और वैसे भी ऑक्सीडेशन 11th क्लास में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 0 आएगी तो यहाँ पर हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे आर्गन। यहाँ पर हमने आर्गन लिख दीजिए 3D और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 28 होता है निकिल का एटॉमिक नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, निकिल को जब ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, जरा ध्यान से देखते रहिए आप, निकिल को ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे तो ये हमने 3D बना दी। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मैंने 4s ऑर्बिटल बना दी और ये बना दी मैंने 4p। यहाँ पर देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए, ये 3D में 8 थे तो 8 भर दिए, ये 4s हो गए, ये 4p वेकेंट है। अगर बच्चों एक बात आपको ना पता हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर किसी भी एटम में 4s आ चुकी है तो 4p भी होगी, 4d भी होगी, 4f भी होगी, भले ये खाली पड़ी हो लेकिन इनका प्रेजेंस माना जाता है।
लिखा नहीं जाता है, माना जाता है। तो वही तरीका है कि मैंने 4s यहां पर इसमें थी निकिल में, तो इसका मतलब 4p रही होगी। अब अगर निकिल से मिलने, निकिल एक्साइटेड होता है, क्यों एक्साइटेड होता है? इससे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड मिलने आ रहे हैं और चारों स्ट्रॉन्ग है। जब ये 4 मिलने आएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा कि भाई तुम जल्दी से इधर चले जाओ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 इलेक्ट्रॉन मतलब डी में 10 हो जाएंगे, 4s वेकेंट हो जाएगी और ये 4p भी वेकेंट हो जाएगी। क्योंकि पहला पॉइंट ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही था कि ये अवेलेबल निकिल की जिम्मेदारी है कि ये अवेलेबल कराए उतनी वेकेंट ऑर्बिटल जितने इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी लिगेंड जितने डोनर साइट प्रोवाइड कर रहा है तो इसने प्रोवाइड की। अब ये चारों ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाएंगी और जैसे मिक्सअप होंगी तो एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रही है p की 3, तो यहां पर एक फिनोमिना लगेगा जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका मतलब सब्सटेंस भी कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अब इसको आप निकिल की कंडीशन क्या होगी, निकिल इन NiCO का होल 4 में निकिल की सिचुएशन क्या आनी चाहिए वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यानी ये ऑर्बिटल एज इट इज बना दीजिएगा, यहाँ पर sp3 यानी हर ऑर्बिटल का नाम अब sp3 होगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक CO एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि एक लिगेंड की एक डोनर साइट एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक CO एक पेयर डोनेट करेगा, एक CO एक पेयर डोनेट करेगा, इस तरीके से एक CO एक पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर। तो हर ऑर्बिटल का नाम sp3 है, तो ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब निकिल की शेप क्या होगी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बच्चों आपको ने पढ़ा होगा कि निकिल जो है वो इसमें टेट्राहेड्रल कंडीशन में इस तरीके से होगा और एंगल आपको पता है 109.5 डिग्री का रहता है। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, व्हाई? तो आप आंसर देंगे बिकॉज ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई। एंड जो निकिल है NiCO4 है वो डायमैग्नेटिक है। वाई द शेप ऑफ, यानी कि निकिल की ज्योमेट्री क्या है, तो बताएंगे आप निकिल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये टेट्राहेड्रल क्यों है, तो आप बताएंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हुआ NiCO4 का एग्जाम्पल। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बताता हूं NiCl4 डाइनेगेटिव। NiCl4 यहाँ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था CO, इसीलिए पेयरिंग हुई, बात ध्यान रखिएगा। NiCl4 मैंने बताया CO और CN दो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब Cl में किस में चला गया, वीक में चला गया। और जब वीक लिगेंड इसमें, जब पहले तो आप क्या करिए वही सेम कंडीशन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकिल की +2 आएगी, चेक करना चाहे तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +2। तो निकिल को x मान लीजिए, Cl की -1 होती है तो -4 हो जाएगी और ऊपर चार्ज -2 है तो x की वैल्यू +2, यानी +2 जब लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पर भी 0 ये कंडीशन हो जाएगी, ये वाली कंडीशन होगी बेटा। अब निकिल डाई पॉजिटिव जब ग्राउंड स्टेट में है तो कंडीशन आपके सामने ऊपर वाली कॉपी है, 3D में 8 है, 4s में 0 है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन। निकिल जब एक्साइटेड होगा डाई पॉजिटिव वाला तो 3D में 8 होंगे, लेकिन आपको पता है कि Cl एक वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा सकता है, तो यानी कहने का मतलब ये S और P ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ये डाया नहीं रह जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब आपके मन में आता है ये पैरामैग्नेटिक क्यों हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर में है। अब निकिल डाई पॉजिटिव की कंडीशन निकिल NiCl4 के केस में क्या है वो आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये ऐसे ही रहेंगे ऑर्बिटल, यहाँ पर अब Cl लिखा जाएगा, यहाँ पर 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 भी वही कंडीशन Cl, यहाँ पर भी वही कंडीशन Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, शेप टेट्राहेड्रल। बस एक अंतर आया, ये बिल्कुल NiCO के होल 4 से ही मैच कर रहा है, लेकिन डिफरेंस एक ही आया, ये पैरामैग्नेटिक है वो डायामैग्नेटिक था, है ना। टेट्राहेड्रल भी है वो भी टेट्राहेड्रल था, एंगल सेम है, दोनों में अंतर ये है। अब बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत अच्छी हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि यहाँ पर अगर NiCN का होल 4 ले लिया जाए और 2 नेगेटिव, अब क्या होगा। Cn तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
अब यहाँ पर निकल डाई पॉजिटिव में ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, x मान लेना -4, यानी यही कंडीशन आने वाली है, यही कंडीशन यहाँ भी आएगी। जब ये एक्साइटेड होगा तो अब लिगेंड तो बेटा इससे स्ट्रांग मिलने आ रहा है ना, जब स्ट्रांग लिगेंड अटैक करने आएगा तो ये पेयरिंग करा देगा, जब ये पेयरिंग करा देगा तो कंडीशन बेटा यहाँ पर ये हो जाएगी ऐसे। अब आपके यहाँ पर चेंज आना शुरू हो जाएगा। चेंज क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। अब इसके नीचे चेंज क्या होगा देखिए, अब ये ऑर्बिटल ऐसे ही रही, ये ऑर्बिटल ऐसे ही रही। अब यहां पर निकल से 4 CN मिलने आ रहे हैं, 4 लिगेंड है CN, तो यहां से 4 गिनिए 1 2 3 4, यानी अब यहां से मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल, और जब यहां से मिक्सिंग होगी तो एक D है, एक S है, एक 2 P है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक बोला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर पेयर्ड है। तो अब आप निकाल लीजिए, निकल डाई पॉजिटिव इन NiCN का होल 4 डाई नेगेटिव, क्या कंडीशन बनेगी मॉलिक्यूल की, ये तो आपकी 3D ऑर्बिटल हो गई, जो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रख रही है, ये DsP2 कहलाएंगी, 1 2 3 4 DsP2 कहलाएगी। और एक अनयूज्ड, ये अनयूज्ड कौन सी बची 4p। अब यहां पर CN हर CN एक पेयर इलेक्ट्रॉन का देगा, ये भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का देगा, ये भी एक पेयर देगा, ये भी एक पेयर देगा। जब DsP2 हाइब्रिडेशन होती है तो शेप स्क्वायर प्लेनर बनाई जाती है, और स्क्वायर प्लेनर आप आसानी से बनाना जानते हैं। स्क्वायर प्लेनर बड़ा सा यहाँ पे निकल बना लीजिए, है ना। निकल बनाने के बाद आप इस तरीके से CN इसके चारों तरफ लगा दीजिए, CN, और बेटा मैंने यहाँ CN उल्टा लिखा क्योंकि बॉन्ड कार्बन से है, CN। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि NiCN का होल 4 डाई नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक वाइल NiCl4 डाई नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आपके सामने है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और Cl के केस में NiCl4 2 नेगेटिव, पैरा इसलिए क्योंकि वहां पर लिगेंड वीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। वो टेट्राहेड्रल था, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है ये भी आपको बेटा पता है। ये स्क्वायर प्लेनर इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया NiCN का होल 4 के मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ Fe का एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि Fe के केस में क्या होता है। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। अगर इसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करें तो यहां पर हो जाएगा Fe डाई पॉजिटिव आएगा, आर्गन 26 एटॉमिक नंबर होता है, 3D 6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। आयरन को अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखें तो ग्राउंड स्टेट में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा बनाएंगे, 3D में हम लोग बनाएंगे 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 4s में 0 बनेगा, 4p जो आएगी उसमें 3 बनेंगे, तो ये 3D हो गई, ये 4s हो गई, ये 4p हो गई, और अगर जरूरत पड़ेगी तो 4D भी बनाएंगे। लेकिन पहले देखें लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग है। CN आपको बताया मैंने स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये पेयरिंग कराएगा, ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, यानी Fe जब एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा रहा है, यानी ये अब यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 2 खाली हो गई, ये 4s हो गया, और ये आपका 4p। अब ये बताइए लिगेंड्स कितने हैं। लिगेंड्स यहाँ पर 6 मिलने आ रहे हैं ना, तो 6 ऑर्बिटल गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिस्टम सब हाइब्रिडाइज कर जाएगा। D की 2 है तो D2 हो गया, S की 1 है, S 1 हो गया, P के 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक भी हो गया। और अब खास बात आपके सामने आ चुकी है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर इनर वाली अंदर की d ऑर्बिटल, तो अंदर की कौन सी 3D तो ही हुई, n-1d ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रही है, यानी n-1d अगर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है।
और एनडी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करती है तो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी लिखेंगे Fe डाई पॉजिटिव इन केस ऑफ FeCN का होल 6 4 नेगेटिव में। ये तो डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 3 ऑर्बिटल बना दीजिए 3D में। यहाँ पर डी यहाँ बनाए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और यहाँ पर हर तरफ CN 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 CN, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, एक पेयर 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 डोनेट करेगा। और यहाँ पर अब हम डायग्राम यानी यहाँ लिख देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये अब यहाँ क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में भी क्या कर लेते हैं, Fe बीच में बना लेते हैं, इसके चारों तरफ CN लगाना है। CN हम ऐसे लगाते हैं, CN यहाँ CN लगा दिया, यहाँ पर भी CN लगा दिया, यहाँ पर भी CN लगा दिया, इसके ऊपर भी एक CN लगाया, इसके नीचे भी एक CN लगाया, 4 नेगेटिव। ये ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाती है। तो अब क्वेश्चंस बच्चों क्या बनते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये बताइए FeCN का होल 6 4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। FeCN का होल 6 4 नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप बताएंगे कि इट इन्वॉल्व्स n-d ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। ये n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करता है, इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये इसका टर्म हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हुए। एक एग्जाम्पल आपके साथ और डिस्कशन कर लेता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं Fe, यहाँ पर FeH2O का होल 6 और ट्राई पॉजिटिव। FeH2O का होल 6 ट्राई पॉजिटिव को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या बनेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ट्राई पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये कंडीशन यहाँ पर 5 अनपेयर्ड रह जाएंगे, यानी 5 अनपेयर्ड ऐसे हो गए, ये हो गई ये वाली ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन 5 भर चुके हैं, डी में 5 है, देखिए 1 2 3 4 5। ये H2 एक वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा 4s। अब लिगेंड है 6, अब जब ये पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसका मतलब है कि हमें बनानी पड़ेगी एक 4d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5, ये 4d बना दी बेटा हमने। अब यहाँ पर से डायग्राम हम पूरा इस तरीके से मिटाते हैं। यहाँ हमने Fe ट्राई पॉजिटिव एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड कंडीशन तो फिर ये वाली तो यही रह जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4s ऐसे ही रह जाएगी, 4p भी ऐसे ही कॉपी होगी और 4d भी ऐसे ही कॉपी होगी, 1 2 3 4 5। अब यहां पर बेटा ये बताओ लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है ना। तो 6 लिगेंड होने की वजह से इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 ये वाली ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। ये जब ये ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक s मिली, p की 3 मिली, d की 2 मिली, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 जब हुआ तो ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल यहां लिख देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें इलेक्ट्रॉन सभी अनपेयर्ड है, देखिए ध्यान से, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसका मतलब ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अब Fe ट्राई पॉजिटिव इन FeH2O का होल 6 ट्राई पॉजिटिव में क्या हुआ, यहाँ पर 3d हो गया इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3d में अनपेयर्ड ही बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हर जगह क्या बना देंगे, अब बना देंगे वाटर, H2O 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 H2O। और यहाँ पर बना देंगे हम अनयूज्ड, ये वाली हमारे पास 3 ऑर्बिटल बची हैं, 1 2 3, ये 4d इसके नीचे अनयूज्ड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज आपको और बता देते हैं, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। शेप वही रहेगी, यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल,
यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ OH2 लिखिएगा क्योंकि बॉन्डिंग O की तरफ से है, OH2। यहाँ पर भी H2O लिखा हमने, यहाँ पर भी H2O लिखा, यहाँ पर भी H2O लिखा। अगर H2O भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 पॉजिटिव। तो अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई FeCN का होल 6 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक बट FeH2O का होल 6 ट्राई पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। तो आंसर साफ है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि उसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रही है, उसमें इनर d ऑर्बिटल यूज हो रही थी। तो ये मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन की, सभी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बात करें FeF6 ट्राई नेगेटिव, ये बना करके देखिएगा। जैसे बात करें FeCN का होल 6 ट्राई नेगेटिव, ये बना करके देखिएगा। ये सब मॉलिक्यूल सेम कंसेप्ट पर बनेंगे, तो इन्हीं कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करके मॉलिक्यूल की शेप को बनाने की कोशिश कीजिएगा। हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन मिलता है कि शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात आपको ये भी चीज मिलेगी कि एकेडमिक में भी क्वेश्चन खूब आता है, चाहे वो कोई बोर्ड हो, CBSE हो, चाहे ISC हो, चाहे UP बोर्ड हो, सभी में आपको क्वेश्चन मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, NiCO का होल 4 इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, बट NiCl4 डाई नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन आउटर है, ये भी सब सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से पढ़िए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये है कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा सा टॉपिक। तो मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए और मेरे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट को जरूर डालिए। मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।